नमस्कार, मैं डॉक्टर उषा शर्मा। आज हम काव्य दोषों की चर्चा अपने इस वीडियो में करते हैं। पिछले वीडियो में हमने काव्य गुणों की चर्चा की। जिन शब्दों से काव्य में गुण अर्थात उसकी रस की अभिव्यक्ति होती है या व्यक्ति के हृदय में रस का रसोद्रेक होता है, वह काव्य गुण कहलाते हैं। वहीं उसके विपरीत जिन शब्दों के आने से काव्य में दोष उत्पन्न होते हैं अर्थात रसोद्रेक नहीं हो पाता, वह काव्य दोष कहलाते हैं। तो हम आज चर्चा कर रहे हैं और हम यह जानें कि कविता में ऐसे शब्दों का प्रयोग हम कदापि न करें जिनसे काव्य सुंदर न बने, काव्य को आत्मसात न कर सकें और काव्य का आनंद नहीं उठा सकें। आइए हम इसकी परिभाषा को देखते हैं। जब कविता के कलेवर और आंतरिक संरचना में विशेष प्रकार की खोट दिखाई दे या कविता अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो सके, कविता की आत्मा रस में निहित होती है। रसपूर्ण कविता ही जनता की वाणी का पर स्थान प्राप्त करती है और सुरुचि पूर्ण होने के कारण उसे बार बार कहा या सुना या उससे आनंद प्राप्त किया जाता है। अर्थात कवि के आस्वादन में, उसका आनंद प्राप्त करने में जो तत्व बाधा पहुंचाते हैं उन्हें काव्य दोष कहते हैं ना। काव्य का बाहरी आंतरिक संगठन सभी शुद्ध और सरस तत्वों से ही निर्मित होना चाहिए। शब्द और अर्थ के स्तर पर उसका निर्दोष होना आवश्यक है, लेकिन जिन तत्वों से कविता दोषयुक्त बनती है वे भी काव्य दोष ही कहलाते हैं। ठीक है। और इस संबंध में हम देखें तो रस जो है वह रस का जो अपकर्ष करने वाले तत्व हैं या आनंद को हानि पहुंचाने वाले तत्व हैं वे दोष ही कहलाते हैं। महाकवि हम कहें कि हमारे केशवदास कवि हैं ना हिंदी के, उन्होंने पंक्ति कही है, राजत रंचत दोषयुक्त कविता वनिता मित्र। दोषयुक्त कविता और रमणी साथ ही साथ मित्रता ये कभी भी शोभा नहीं देती। तो राजत रंचत दोषयुक्त यानी दोष के साथ कोई चीज़ शोभा नहीं देती है। और इसीलिए इसका तात्पर्य यही है कि काव्य की अभिव्यक्ति रस, भाव, शब्द, अर्थ, उक्ति, वाक्य आदि सभी अंग में यदि कहीं तनिक भी बेमेल और खटकने वाले तत्व आ जाए तो उससे भावानुभूति में बाधा उत्पन्न होती है, या हमें समझना चाहिए कि हमें ऐसा महसूस हो कि हम उसके रस को या आनंद को नहीं ले पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कविता में दोष है। अब हम देखते हैं दोष के प्रकार। देखिए, दोष की परिभाषा और उसके स्वरूप पर दृष्टि डालने से यह तो स्पष्ट हो जाता है कि दोष रसोद्रेक में बाधा होता है। रसोद्रेक अर्थ से संबंधित है, यानी रस का जो उद्रेक होता है, रस जो प्लावित होता है, वह अर्थ जब समझ में आएगा तभी हमें रस मिलेगा या आनंद आएगा, है ना। तो अर्थ की प्रतीति के बिना रसास्वादन संभव नहीं है ना। तो रस की प्रतीति में बाधक तीन प्रकार की हो सकती है। एक तो अर्थ की ही प्रतीति है, जब हम अर्थ कोई अर्थ ही नहीं समझ पाए तो क्या चीज़ समझेंगे आगे, अर्थात अर्थ सरलता से समझना है। दूसरी यह कि प्रतीति की विलंब हो, यानी बहुत देर से अर्थ समझ में आए। और तीसरी है कि प्रतीति होने पर भी अगर समझ में भी आ गया तो हमें उसके अंदर रस नहीं आया, है ना। तो रस के अंदर जो है वह अपकर्ष हो रहा हो, तो कथन में सौंदर्य नहीं है, रमणीयता नहीं है ना, तो वह भी बाधा ही है और उसे भी अपकर्ष ही कहेंगे। यह अपकर्ष इस आधार पर तीन प्रकार का होता है ना। और इन तीनों प्रकार को ही जब हम देखते हैं तो ये तीन प्रकार का हमारे पास आता है, शब्द दोष, वाक्य दोष और अर्थ दोष, है ना। तो हम पहला देखते हैं शब्द दोष या पद दोष। यह वह दोष जो काव्य में किसी शब्द में हो और वह शब्द को थोड़ा बदल देने से, उसका पर्याय शब्द रख देने से शब्द दोष या पद दोष दूर हो जाता है। इसे यूँ भी कहा जा सकता है कि शब्द के अर्थ में की प्रतीति से पूर्व जो दोष जान पड़ता है वह शब्द दोष होता है। जैसे मार्ग में साथी सभी अटका पड़े हैं, हमने कहा
तो यहाँ अटका पड़े, अजय भी नहीं, अटके पड़े हैं वहाँ पर सारे, अपनी मार्ग में साथ वही फंसे हुए हैं, वो नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसा कुछ वाक्य कहा जाए। तो अटका पड़े हैं जो है वो क्या है, एक प्रकार की च्युत संस्कृति है। अपनी जो हमारी भाषा जिस परिवेश में कह रहे हैं उससे अलग भाषा कह रहा है, तो यहाँ दोष उत्पन्न हो रहा है और वह शब्द दोष कहलाएगा। इसी प्रकार से हम देखते हैं वाक्य दोष। जब वाक्य या वाक्यांश या वाक्य के अनेक दोष में कहीं ना कहीं दोष उत्पन्न हो रहा हो, जैसे शब्द दोष तो दूषित शब्द को बदल देने से दूर होता है, लेकिन वाक्य दोष वाक्य रचना को बदल देने से दूर नहीं होता, और पूरे पूरे वाक्य को बदलना संभव नहीं है। अतः वाक्य को लिखते समय ही यह ध्यान रखना होगा, जैसे हमने इसके अंदर कहा अमानुषी भूमि अबानरी करो। अब यहाँ वक्ता का यह अभिप्राय है कि इस पृथ्वी को जो अमानुषी है, मनुष्यों से हीन है, उसे मैं अबानरी कर दूंगा, यानी बंदरों से रहित कर दूंगा। लेकिन पढ़ने पर यह पता लग रहा है कि भूमि जो अमानुषी, जो मनुष्यों से रहित है, उसको मैं बानरों से भी रहित कर दूंगा, और अबानरी शब्द थोड़ा उपयुक्त नहीं लग रहा। अतः यहाँ वाक्य दोष दिखाई देता है। अर्थ दोष और रस दोष। अर्थ दोष को हम रस दोष भी करेंगे, क्योंकि अर्थ नहीं समझ में आया तो रस बनेगा ही कैसे, आनंद आएगा ही कैसे, है ना। तो यह रस दोष है। तो जो बातें काव्य की अर्थ प्रतीति और रसास्वादन में बाधा पहुंचाती है वे अर्थ दोष या रस दोष कहलाती है। जैसे दृश्य बड़ा था चारु, मंजू सुंदर मनमोहक। यहाँ मंजू सुंदर मनमोहक ये जो शब्द आए हैं, ये शब्द तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं, अतः अर्थ की पुनरुक्ति हो रही, बार बार एक ही बात है। चारू भी वही है, मंजू भी वही है और सुंदर भी वही है, बार बार एक ही शब्द को ले रहे हैं, तो यहाँ रस दोष उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से ये तीनों जो है वो दोषों के प्रकार हैं, और ये सीधे सीधे रस के अंदर बाधा पहुंचाते हैं। अब हम देखते हैं प्रमुख दोष जिनको कहते हैं काव्य दोष, वो कौन कौन से हैं। तो पहला काव्य दोष है श्रुति कटुत्व। जो शब्द पुरुष या कठोर होने के कारण सुनने में कटु लगे, अर्थात जो अलग सा शब्द लगे, वह श्रुति कटुत्व काव्य दोष होता है। जैसे ट वर्ग या संयुक्त अक्षर जो है वो बीच में आ जाए माधुरी की कविता के अंदर, तो एक प्रकार से अच्छे नहीं लगेंगे, और वहाँ श्रुति कटुत्व काव्य दोष होगा। जैसे श्रृंगार करुण शांत रसों में कोमल वर्णों के वर्णन होना चाहिए, लेकिन अगर ट वर्ग का वर्णन होगा तो वो अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, है ना। तो यहाँ जैसे कि स्वयं बिहारी की एक पंक्ति है, देखो, कब की इकटक डटी रही टटिया अंगुरिन टारी। तो नायिका जो है वो जो टटिया अर्थात दरवाजे के ऊपर एक बांस की खपच्ची की वो लगा देते हैं, उसे टटिया कहते हैं, तो वह अंगुली फाड़ कर देख रही है। लेकिन यहाँ ट वर्ग की आवृत्ति जो है वह श्रुति कटुत्व काव्य दोष उत्पन्न कर रही है ना। एक जैसे कवि के कठिनतर कर्म की करते नहीं हम धृष्टता, पर क्या न विषयोत्कृष्टता करती विचारोत्कृष्टता। यह कृष्टता या धृष्टता शब्द जो है वो हमारे सुनने में कटु लग रहे हैं, अतः यहाँ काव्य दोष जो है वह श्रुति कटुत्व काव्य दोष उत्पन्न हो रहा है। अगला हम दूसरा देखते हैं च्युत संस्कृति। जब व्याकरण की दृष्टि से दोषपूर्ण शब्दों का प्रयोग हो, अर्थात जो एक, जैसे हम हिंदी पढ़ कर रहे हैं तो हिंदी की ही संस्कृति चलेगी, मारवाड़ी है तो मारवाड़ी की, या किसी और क्षेत्र की भाषा की, वो अपनी संस्कृति के अनुसार अपनी परंपरा के अनुसार शब्द रचना होगी, लेकिन यहाँ अलग हो जाती। तो व्याकरण की दृष्टि से उस भाषा का व्याकरण विपरीत होता हुआ दिखाई दे। जैसे क्षण भर रहा उजाला में, यहाँ उजाला में व्याकरण की दृष्टि से अशुद्धता है, तो यहाँ च्युत संस्कृति काव्य दोष है। एक प्रसिद्ध पंक्ति है, हे मानस के राजहंस तुम भूल न जाना आने को। यहाँ आने को व्याकरण विरुद्ध है, यहाँ होना चाहिए भूल न जाना आना, आना कहना ही पर्याप्त था, लेकिन आने को कहना यहाँ जो है च्युत संस्कृति काव्य दोष उत्पन्न करता है। जैसे दिखा रहा है सन्मुख जो कदम है, दिख रहा है सन्मुख, सामने जो ये दिखाई रहा है वो कदम है, ये कहा, सन्मुख शब्द यहाँ पर अलग सा दिखाई दे रहा है। तो अतः यहाँ जो च्युत संस्कृति काव्य दोष स्पष्ट हो रहा है। तीसरा हम देखते हैं क्लिष्टत्व। क्लिष्टत्व का अर्थ होता है कठिन। जिस काव्य में शब्द या अर्थ को समझने में कठिनाई या दुरूहता अनुभव हो, वह क्लिष्टत्व काव्य दोष रहता है।
इस प्रकार से कुछ कवि क्या करते हैं, अपनी उत्तुक चमत्कार के लिए या अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए कठिन से कठिन शब्द वहाँ लेकर आते हैं। ऐसी कविता जो समझने में ही हमें नहीं समझ आ रही है तो प्रसार काव्य गुण से दूर रहेगी और वह बिल्कुल भी रस की उत्पत्ति नहीं कर सकती हृदय के अंदर, तो उसको हम कदापि श्रेष्ठ काव्य नहीं कर सकते। तो क्लिष्टत्व जो है वह काव्य का प्रमुख दोष है, जो अधिकतर ज्ञानी जो कवि होते हैं, जो अपने आप को सिद्ध करना चाहते हैं आचार्य या श्रेष्ठ, वो इस प्रकार की गलतियाँ किया करते हैं और उन्होंने की भी है। इस प्रकार से मैं एक उदाहरण देती हूँ। लंकापुरपति को जो भ्राता तासु प्रिया नहीं आवत। अब लंकापुरपति कौन? रावण, और रावण का भ्राता कुंभकर्ण और उसके प्रिय नींद, है ना। तो लंकापुरपति को जो भ्राता, लंकापुर के पति का जो भ्राता है, रावण का जो भाई है, और उसकी प्रिया कौन है? नींद, और नींद उसको नहीं आ रही है। तासु प्रिया नहीं आवत, उसकी प्रिया मुझे नहीं आ। अब किसी को नींद नहीं आ रही है तो इतनी बातें कहने की क्या आवश्यकता, सीधा कह दो नींद नहीं आ रही है ना। तो इस प्रकार से क्लिष्टत्व का विदोष यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। अगला हम देखते हैं अप्रतीत्व। जब किसी काव्य में किसी विशेष शास्त्र के परिभाषिक शब्द का प्रयोग किया जाए वहाँ अप्रतीत्व का विदोष रहता है। जिस प्रकार हम देखें, तत्व ज्ञान पाकर हुए आशय दलित समस्त, यहाँ आशय का अर्थ वासना है, किंतु इस अर्थ में यह शब्द केवल योग शास्त्र के ही उपयुक्त, अन्यथा इसका अर्थ नहीं लिया जा सकता। अर्थात जो बहुत ही ज़्यादा जानता हो वो जान पाएगा, लेकिन यहाँ तो आशय शब्द अर्थ से होता है और वो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर अप्रतीत्व का विदोष दिखाई देता है। अगला हम पांचवा देखते हैं, ग्राम्यत्व का विदोष। काव्य में ग्राम्यत्व दोष तब होता है जब शिष्ट समाज में प्रयुक्त होने वाले शब्द का प्रयोग न करके असंस्कृति या गंवारू शब्दों का प्रयोग किया जाए, और जब शब्द भले ही गंवारू न हो किंतु उसका भाव गंवारू हो, वहाँ भी यही दोष रहेगा। तो ग्राम्यत्व का विदोष दिखाई देता है। देखो, जयशंकर प्रसाद के काव्य में भी एक छोटा सा शब्द आ गया था, स्वर्णशालियों की कलमें थी दूर दूर तक फैल रही, शरद इंदिरा के मंदिर की मानो कोई गेल रही। अब इतने अच्छे शब्दों के बीच में गेल शब्द अजीब सा नहीं लग रहा? प्रसाद ने यहाँ पर गेल शब्द का जो प्रयोग किया है, क्योंकि गांव में गेल हमारे गांव में भी कहते हैं गेल जो रास्ते के लिए कहा जाता है, वह शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, लेकिन यह ग्राम्यत्व दोष को सिद्ध कर रहा है। इसी प्रकार मुंड पे मुकुट धरे सोहत है गोपाल। मुंड शब्द यहाँ पर अजीब सा नहीं लग रहा, सिर पर या मस्तक पर मुकुट का धरे कहें, लेकिन मुंड शब्द यहाँ निश्चित तौर पे जो है ग्राम्यत्व दोष को सिद्ध करता है। अगला हम देखते हैं अश्लीलत्व काव्य दोष। काव्य रचना जो है वह मनुष्य की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें अच्छे से अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, किंतु यदि कवि अपने अज्ञानता के कारण या विशेष किसी कारण से जब ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दे जहाँ व्रीड़ा यानी लज्जा या घृणा हमारे मन में आ जाए, तो ऐसे अमंगल सूचक शब्दों का प्रयोग करना अश्लीलत्व काव्य दोष उत्पन्न करता है। या हम कहें कि जब वाक्य का भाव व्रीड़ा, जुगुप्सा या अमंगलजनक हो, वहाँ अश्लीलत्व रहता है। जिस प्रकार रावण के दरबार में स्थित अंगद का पाद, यहाँ पाद शब्द पैर के लिए है, किंतु यहाँ बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा है ना। इसी प्रकार अभिप्रेत पद प्रिय ने पाया। अभिप्रेत शब्द जो है यहाँ अपने लक्ष्य के लिए है ना, अभिष्ट पद के लिए है, लेकिन हम यदि इसे देखें तो प्रेत पद पाया, प्रेत पद प्राप्त करना यानी मृत्यु के बाद का, मर गया, ऐसे अमंगल सूचक शब्द अश्लीलत्व काव्य दोष ही उत्पन्न करते हैं। विधवा बनी न नारी, है ना, तो यहाँ तो उन्होंने किस उद्देश्य के लिए किया है, लेकिन स्त्री जो है वो विधवा नहीं बनी, तो ये उसके लिए अमंगल सूचक है। इसी प्रकार हम जो है वो अगला सातवां दोष देखते हैं, अक्रमत्व काव्य दोष। जब वाक्य में जो क्रम है वह वाक्य की रचना के अनुसार, जिस प्रकार से हम कहेंगे संज्ञा आएगा,
या क्रिया की जो रचना है, नहीं, एक पद वाक्य की रचना किस प्रकार होती है, वह नहीं होकर दूषित होने लगे, अर्थात हम सोचे एक ऐसा वाक्य बनाया है वहाँ अक्रमत्व काव्य दोष रहता है। विश्व में लीला निरंतर कर रहे थे मानवी, यहाँ मानवी शब्द अजब सा नहीं है, पहले मानवी और फिर लीला आना चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं पहले लीला और फिर मानवी, इसीलिए इसका स्थान जो है मानवी लीला होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं है ना। ऐसे ही कड़े पदघात बलिष्ठ वाजी, यहाँ पर है ना बलिष्ठ वाजी पदघात होना चाहिए, ताकतवर जो है जिसका घोड़े का कदम जो है उसका घात आघात होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पा रहा है, अतः अक्रमत्व काव्य दोष सिद्ध हो रहा है। दुष्क्रमत्व काव्य दोष 8वां, दुष्क्रमत्व दोष वहाँ होता है जहाँ लोक या शास्त्र के विरुद्ध, अर्थात हमारी आम जो परंपराएं हैं समाज की, उसके विरुद्ध जब बात कही दी जाए, हम जानते हैं कि पहले ऐसा होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, बड़ा होगा, या बड़ा होगा, छोटा होगा, अब बीच में ही इस क्रम को तोड़कर कह दें, है ना, तो वहाँ पर यह काव्य दोष प्रयुक्त होता है ना। जिस प्रकार एक पद कहा है इन्होंने, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग गिला गया, यहाँ मारुत का वेग यानी हवा का वेग, खगराज का वेग पक्षी का वेग, और मन का वेग होना चाहिए, है ना। या तो हम सबसे कम फिर तेज करते, लेकिन मन का वेग तो सर्वाधिक होता है, किंतु इस पंक्ति में मारुत का वेग के बाद मन का वेग दिया है, तो या तो हम ऊपर से कहते मन के वेग को सबसे ज़्यादा, या फिर सबसे कम वाले को कहते। तो इस पंक्ति में यहाँ पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष व्यक्त हुआ है। तो राजन देहु तुरंग मोही अथवा देहु मतंग, यहाँ तुरंग मांगकर उसके अधिक मूल्यवान मतंग हाथी को जो है विकल्प बाद में सुझाया, जबकि पहले हाथी को देना चाहिए। तो पहले इस क्रम को जो है बनाए रखें, वहाँ पर दुष्क्रमत्व काव्य दोष होता है। हम देखते हैं अगला पुनरुक्ति काव्य दोष, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो या शब्द की भी कोई बार बार पुनरुक्ति हो जो हमको अच्छा न लगे, है ना, तो वहाँ पर ये हो जाए। दिए कृष्ण ने, यहाँ टप दे टप दे टप दे, यहाँ टप टप क्या है, बार बार बिना कारण से शब्दों को दोहरा दिया जाए, है ना। इसी प्रकार से जब हम अर्थ के रूप में भी देखते तो मूर्छित परी सुधी नाय, भाई मूर्छित होना और सुधी नहीं होना एक ही बात है ना। तो इस प्रकार से जब किसी अर्थ की दृष्टि से भी बार बार कहा जाए और शब्दों को भी निरर्थक प्रयुक्त किया जाए, पुनरुक्ति जो है काव्य दोष रहता है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से काव्य दोष हमने कोशिश की है समझाने की, लेकिन और काव्य दोष जो है वो काव्य के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, और इनके बिना ये जो काव्य दोष हैं जब जब आते हैं वो काव्य की प्रतीति के अंदर बाधा उत्पन्न करते हैं।